हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे आपका बेसिकली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका उद्विकास और उसकी संस्कृति के विषय में हम लोग आपका बेसिकली चैप्टर में आपका बात कर रहे थे। जैसा आपको पता है कि हमने 10th क्लास में इसको पढ़ा है और भारत और समकालीन विश्व जो है उसका अंतिम चैप्टर है और इसी में हमने समझने का प्रयास किया है कि जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसका उद्भव विश्व में कैसे हुआ है, कैसे वो आपका चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया से निकलकर मध्य एशिया गई और मध्य एशिया से कैसे आपका यूरोप चली गई और यूरोप से कैसे वो भारत आई है। इसका पूरे दौर को हमने बहुत अच्छे से गौर करके एक एक तरीके से हमने इनको देखा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी चीज़ों को इतना हम देख चुके थे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जितना हमने कल पढ़ा है उसमें किसी का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को हम लोग इसमें देख रहे थे। एक एक करके हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा और इसको देखा और बात की कि शुरुआती किताबें कैसे छपी हैं, उनका दौर, उनकी संस्कृति क्या रही है। इस पर हमने बहुत अच्छे से गौर करके एक एक चीज़ों को आपका देख लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इसमें आपका विशेष करके देखना है। तो जापान में कैसे टेक्निक शुरू हुई उसको पूरा आपने देखा। उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने गौर कर देख लिया। यूरोप में मुद्रांकन का जो आना है उसको हमने देखा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें गौर करके आपका देख ली हैं। चलिए, तो जितना हम लोग इसमें देख चुके हैं, आप मुझे बताइए कि इससे आगे कुछ पढ़ना है, कुछ डाउट है। कल हम लोग गुटेनबर्ग में जो प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ तक अंतिम देख चुके थे, यानी कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो इसकी चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें आपका देख लेंगे। अब इसमें बात कर रहे हैं कि मुद्रांकन क्रांति और उसका असर, कि कैसे उसका असर हुआ, जो आपके मुद्रांकन पर उसका कैसा इम्पैक्ट जो है हमको दिखाई दिया। हमको इस बात पे बेसिकली, अब देखिए आप इसमें मुद्रांकन क्रांति क्या थी। छापखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। कह रहे जो आपका प्रिंटिंग प्रेस की जो क्रांति हो रही थी, ये कोई महज आविष्कार की तकनीकी दृष्टि से कोई ऐसा नहीं था कि नाटकीय चीज एकदम से आपका परिवर्तन दिखाई दिया। नहीं, पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी थी। कह रहे जिस तरह से लोगों को नए आपके पुस्तक बनाने की चीजें जो प्रोडक्शन हो रहा था, उन चीजों में उन्होंने बहुत सारी जो लाइफ की एक्सपीरियंस चेंज कर दी थी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्थान और सत्ता के उनका रिश्ता बदल गया था। कह रहे जो उनका संस्थान का जो रिश्ता था और जो आपके चीजें थी, ये सब क्या थी आपकी, जो था बेसिकली आपका बदल गई थी। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया, कि लोक चेतना बदली और उसी से क्या बदला, लोगों का जो आपका नजरिया था देखने का, वो नजरिया भी बदल गया। ठीक, नया पाठक वर्ग, छापखाने के आने से एक नया वर्ग पैदा हुआ। कह रहे जिस तरह से छापखाने आए, एक नया वर्ग हमारे सामने निकलकर जो है हमें दिखाई दिया। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। कह रहे जो छपाई है उसकी कीमत गिर गई थी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। उत्पादन तादाद में प्रतिलिपियां छपना आसान हो गया।
बाजार कीमतों पर पट गईं, पाठक वर्ग में भ्रष्ट होने लगी, किताबों तक पहुंचना आसान होने से बढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार को जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वचन सुनते थे, कथा गीत पढ़कर सुनते थे और किस्से और उसके बोलकर पढ़ते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही था। कह रहे जिस तरह से आप ज्ञान के पैटर्न को देखोगे, वो ज्ञान लेना और देना क्या क्या था, एक दूसरे का आज भी मौखिक रूप में आपका बना हुआ था। लोग बाग समूह में दास्तान सुनाते थे या कोई आयोजन देखते गए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि तन्हाई या खामोशी से पढ़ने की आदि नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि पर्याप्त मात्रा में छप पाना भी असंभव था। किताबें समाज में व्यापक तबकों तक पहुंच गई थी। अगर आप पहले जनता के स्वतंत्र नहीं तो हम कह सकते हैं कि अब आप पाठक जनता के अस्तित्व में आ गए थे। अगर जो पाठक हैं वो क्या आ गए थे, आपके जनता का जो अस्तित्व है उसके अस्तित्व में आ गए थे। तो किस तरह से लोगों का जो बदलाव है, आप नए वर्ग में बेसिकली किताबों के आने से, प्रिंटिंग प्रेस के आने से आप उसको देख सकते हैं। जो बेसिकली एक हमारे सामने वर्ग निकल कर आ रहा है, उस वर्ग को जो है आप बेसिकली देख सकते हैं। लेकिन यह संस्करण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में बस्तियां सदियों तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रशासकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबें के प्रति दिलचस्पी कैसे जाग जाए। इसके लिए उन्हें मुद्रण कृति की व्यापक पहुंच रखना था। जो नहीं पढ़ते थे वे भी बोलकर पढ़ते थे, सुनकर लुत्फ उठाते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी थी। ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों में खूब सजी धजी यानी कि सचित्रित होती थी। उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभा में या शहरी शराब घरों में गाया या सुना जाता था। क्या करते थे, जो आपके शराब घर हैं उनमें गाया या आपका सुना जाता था। इस तरह का मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दिखाई देती थी। छपाई सामग्री मौखिक अंदाज में प्रशासित थी। मौखिक मुद्रित संस्कृति के बीच की ही विभाजन रेखा धुंधली पड़ गई थी। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुले मिले थे। कैसे थे? जितने भी श्रोता और पाठक वर्ग थे ये एक दूसरे से आपका घुले हुए और जो थे मिले हुए हमको वर्ग के रूप में बेसिकली दिखाई दे रहे थे। धार्मिक विवाद या प्रिंट का दर। अब कह रहे जो धार्मिक विवाद भी हो सकता था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब भी कोई किताबों को छापा गया तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करके देखते थे कि कुछ भी इन किताबों में धर्म से रिलेटेड चीज़ों पर कुछ भी तरह की मिसप्रिंटिंग या कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो धार्मिक रूप से बड़ी तरह से हमारे सामने कोई बहस या मुद्दे के रूप में शामिल हो जाए। ठीक, तो आप खुद देखेंगे ऐसे में क्या हुआ कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, छापखाने के विचार के व्यापक प्रचार और बहस मुसावी के लिए आपके खोले गए थे कि हर तरीके से सारे माध्यम खुले हैं, बस आप आइए और आप देखिए किस तरह का है। स्थापित सत्ता के विचार से असहमत होने वाले लोगों पर भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन से कोई इतना गंभीर आपका महत्व नहीं था। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। उन्हें इसका स्वागत भी किया गया था। उनके मन को लेकर कई बार कोई डर थे। कई लोगों की छपी किताबों में व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर आशंका थी। ना ही जाने कि इसके आम लोगों के जहन पर क्या असर हो गया था। भय था कि अगर छापे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों की बगावी और आधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्यों की सत्ता नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु और सम्राटों तथा कई लेखकों के कलाकार व्यक्त की गई कि चिंता न मुद्रित और न प्रसारित साहित्य में व्यापक आलोचना का आधार बन गई। ठीक, यानी कि सिंपल से देख सकते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो कहीं व्यापक आंदोलन का क्या ना बन जाए, आधार ना बन जाए।
यानी कि अगर मान लीजिए कुछ प्रिंटिंग में कुछ आपने धर्म को लेकर कुछ ऊंचा नीचा कर दिया तो शायद समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए इन चीजों को बड़ा ही बहुत स्वाहार तरीके से देखने की आवश्यकता थी और बहुत ही गौर कर उन पर चीजों को देखा जाता था। क्लियर है? ये हम इसमें आपका देख रहे थे। अब ऐसे ही हमें जेवी सेल के एक छपाई खानों में आधुनिक प्रिंटिंग जब प्रेस हुआ तो उस समय लोगों ने इसको उत्सव के रूप में देखा है। जैसे यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट आगमन के उत्सव में मनाए हुए कई छपे चित्रकारों में से एक हैं। देखेंगे कि छाप खाना लेकर एक महादेवी स्वर्ग से उतर रही है। देवी के आजू बाजू में मिनर्वा यानी कि विद्या की देवी, मरकरी यानी कि देवदूत विवेक का प्रतीक होते हैं। तस्वीर के लोग अलग अलग हिस्सों में आपका मुद्रित करते प्रिंटिंग करते हुए हमको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पूरी इमेज जो है आपको बेसिकली इसमें दिखाई देगी। देखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इनकी छपी प्रति गुटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। इसमें लूथर ने चर्चा का शास्त्रार्थ के लिए आपकी चुनौती दी थी। लूटिन माथर आप देखोगे बहुत बड़े आपके विचारक हुए हैं। जल्द ही लूटिन के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्ट धर्म सुधारक की शुरुआत हुई। ठीक, क्या हुई आपका जो आपका एक धर्म सुधारक हमारे सामने बन गए। पिछले ही हफ्ते में न्यू टेस्टामेंट ने लूथर के तजुर्बे यानी कि अनुवाद में 5000 प्रति बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंटिंग के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यानी कि लूटन जो आपके माथर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये क्या है? ईश्वर की दी गई एक महानतम देन में से एक है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नए बौद्धिक माहौल बनाए हैं और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के विचार में आपका प्रसार मिला है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपका प्रिंटिंग प्रेस से छपाई शुरू हुई और जब ये किताबें यूरोप तक गईं तो यूरोप के लोगों में उस समय अपने धर्म के प्रति या कहीं भी देख लीजिए, अब आज के समय में अगर कुछ भी चीज है अपने विचार कैसे प्रसारित होते हैं? लिखने के माध्यम से ही, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विचार प्रसारित होते हैं। समाज में सही गलत के आकलन करने का जो आपका तरीका है वो जागृत होता है, उद्भव होता है और तभी तो लोग क्या कर पाते हैं, फाइनली आपका डिसीजन जो है उसको ले पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर हुए और जो हमें क्या मिले आपका देखने के लिए भी हमें मिले। ठीक, और हमें इन पर थोड़ा सा गौर भी करना चाहिए। चलिए, तो इनको हमने किस तरह से आपका बेसिकली देख लिया था। अब देखिए, मुद्रण और प्रतिरोध। मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग और प्रतिरोध का मतलब प्रिंटिंग का आपका जो विरोध था, जो रिएक्शन था, उसके विषय में देखना। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग काव्यों से परिचित हुए। 16वीं सदी के इटली के एक किसान मेनोकोया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और ईश्वर की सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए जो रोमन कैथोलिक चर्च उसे क्रुद्ध हो गए। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोही को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू कर दी। शुरुआत में तो मेनोकोयो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जाने वाले सवाल से परेशान होकर रोमन चर्च के प्रशासकों जो उसके
जो उनके बारे में प्रेस रिलीज निकालते थे। पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को तरह तरह की पाबंदी लगा दी और 1558 में प्रतिबंधित किताबों की एक सूची रखना तय कर दिया कि कौन सी किताब किस तरह की निकल रही है। अब एक धर्म जो अदालत जो आपका निकाय गई थी, इक्विजिशन, ये धार्मिक के बारे में थी और जो धर्म विरोधी बात करते हैं उनको सजा कैसे दी जाए, इसके विषय में पूरा जो था उल्लेख आपका निकाला गया था। द मैकावर डांस, उन्होंने कुछ छपाई का शौक रखते थे। एक इमेज आपके सामने है, आप इसको गौर करके देखें फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए इमेज को देख लीजिए और आप किताबों का डर देख सकते हैं कि कैसे। देखिए ये हम जब हमने किताबें शुरू पढ़ी थी तो हमने शुरू में देखा था कि एक ऐसा वर्ग था जो वर्ग क्या कह रहा था, लगातार इन चीजों का विरोध कर रहा था। और क्या कह रहा था विरोध में कि इस तरह की जो नई चीजें आ रही हैं ये समाज पर आघात पहुंचाएंगी, अलग अलग तरह की चीजें होंगी, डिस्टरबेंस होगा। क्यों ना होता, क्योंकि यूरोप के समाज में जिस तरह की पहले आपका रूढ़िवादिता थी, अब प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लोगों के जो विचार थे, जो विद्वादक थे, जो विचारक थे, अब उनके विचार लोगों तक पहुंच रहे थे। और लोगों तक विचार पहुंचने का मतलब था कि लोग अब क्या थे, आपका तर्क करने लग गए थे। और तर्क करने की वजह से ये सारी चीजें बड़ी आम रूप में हमारे सामने क्या थी, आपका दिखने लग गई थी। और आम रूप से दिखने की वजह से ही ये सारी चीजें का जो माहौल था बिल्कुल साफ हो रहा था कि अब एक ऐसा वर्ग निकलने वाला है जो आपका शिक्षित और तर्क होगा। वहां से निकला मध्यम वर्ग। और शायद कि जितना विकास और देशों में होना था नहीं हुआ, लेकिन यूरोप में इस प्रिंटिंग प्रेस ने तो पूरी आप समझिए नई क्रांति की बाढ़ जैसी लाकर इनके सामने जो था खड़ी कर दी। अब इसी में आया है आपका पढ़ने का जुनून कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो नया जुनून सामने आया लोगों का पढ़ने का। आप उससे पढ़ने से पहले कुछ वर्ग हमारे सामने, कुछ चीजें हमको मिलेंगी शब्दावली, जैसे संप्रदाय, पंचांग, चैप बुक जिसको हम गुटका कहते हैं। संप्रदाय का मतलब है किसी धर्म का एक उपवर्ग। पंचांग का मतलब है चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां देते हैं, जिनका आप वार्षिक विवरण में चीजें आप इनको पढ़ सकते हैं। के तरीके, ये सारी चीजें जो हैं हमको इसमें बेसिकली आपका दिखाई गई हैं। ठीक, पूरे 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चा ने लोगों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता 60 से 80% बन गई। कहीं कहीं यूरोप में क्या हो गया, 60 से 80% साक्षरता हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। अब देखिए, अगर आपकी लिटरेसी बढ़ेगी, स्कूल बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ने का शौक है, जो जुनून है, वो लोगों में, बच्चों में पैदा होगा। लोगों की किताबें चाहती थी कि इसलिए मुद्रण ज्यादा से ज्यादा किताबें छपने लगा। अब लोगों को क्या चाहिए थी, किताबें। और किताब चाहिए थी तो उनका प्रिंटिंग प्रेस उनको करनी पड़ेगी, उनको प्रिंट करने पड़ेंगे। और प्रिंट करने की वजह से क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं हमारे सामने जो हैं खड़ी होने लग गई थी। ठीक, नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी बड़ी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगा दिया। ये किताबें पंचांग के अलावा लोक कथाएं, लोक गीतों की हुआ करती थी। कैसी थी, लोक कथाओं की थी, लोक गीतों की थी, ये सारी हुआ करती थी। लेकिन ज्यादा ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंच गई थी। इंग्लैंड में चैंप बुक यानी कि एक पैक्सिया किताब बेचने वाला को चैंपमैन कहा जाता था। चैंपियन कौन था, जो किताबों को बेचता था गांव गांव जाके। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिलिथोप यानी कि ब्लूज का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी नीली
जिल्द से बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां भी थीं और अतीत की थोड़ी गाथा थी जिन्हें इतिहास कहते थे। अब देखिए सब जगह अलग अलग तरह की प्रचलित थी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से ये किताबों के नए आकार और प्रकार क्या थे हमको देखने के लिए आपका मिल रहे थे। ठीक, तो एक बार जितना हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यूनिट 4 को और यूनिट 3 को भी, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रशासन शुरू हो गया। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो आपका होने लग गई, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन को भी परोसे जाने लगा। अब यानी कि जिस तरह की जब प्रिंटिंग प्रेस निकलनी शुरू होगी, पत्रिका आने लगी, तो ये पत्रिका समसामयिक यानी कि किस तरह की घटना घट रही है ये भी दे रही थी और साथ में मनोरंजन को भी परोसा जा रहा था। अखबारों और पत्रों ने युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी को दूर दूर के देशों में तक ये खबर फैलानी शुरू कर दी। अब युद्ध की जानकारी हो, ट्रेडिंग की हो, ये सारी जानकारी कौन फैला रहा था? अब ये सारी जानकारी बहुत आराम से न्यूज़पेपर के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक ये पहुंच रही थी। उसी तरह विज्ञान और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह रहे थे। यानी कि अब देखिए, जब यूरोप में किताबें छपने लगी, प्रिंटिंग प्रेस होने लगा, तो उसका फायदा क्या मिल रहा था कि लोगों को वैज्ञानिक जो विचार थे, जो नया विज्ञान था, और दार्शनिक यानी कि जो आपके फिलोसफर थे, उनके विचार अब आम जनता से बाहर नहीं रहे। यानी कि विज्ञान और दर्शन का लोगों तक सीधा संवाद हो रहा था। किसके माध्यम से? पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक वो विचार पहुंच रहे थे जो पहले शायद नहीं पहुंच पा रहे थे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए, यानी कि सब चीजों को इकट्ठा किया गया। पास्ट की चीजें, कुछ जो आपका मिडिवल थी, उनको जोड़कर इकट्ठा करके उनको ग्रंथ के रूप में आपका लिखा गया। और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे, यानी कि जो भी आपका साइंटिफिक आपका एक स्ट्रक्चर था उसको बनाया गया। ठीक, और एजाइक न्यूटन जैसे विद्वानों वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रसारित किए। आप न्यूटन को देखते हैं, ये न्यूटन का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। ठीक, इन्होंने जो भी अपने आविष्कार करे हैं, जो आपके न्यूटन्स का लॉ दिखाया है, वो पूरे लोगों तक समझाया। किसके माध्यम से? प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही लोगों तक उनके विचार को पहुंचाया गया। ठीक, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पागा एक पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। अब देखिए, आप अखबार को पढ़िए। अखबार को क्या मिलेगा? मेन पन्ने पर राष्ट्रीय न्यूज, फिर उसके बीच देश की न्यूज, फिर आपका प्रदेश का 2 पेज, फिर आपका जिले का, फिर आपका पास पड़ोस की खबरें, फिर उसके बाद एक एडिटोरियल पेज, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पेज, एक पॉलिटिकल पेज, फिर कुछ खेल से, और लास्ट में देश विदेश की खबर। तो ऐसे ही एक पेज साफ हो गया था विज्ञान के लिए उस समय। टॉमस पेन, बेल्थियर ने, जयाकार्प, रूसो जैसे दार्शनिक की किताबें भी भारी मात्रा में छपे जाने लगी और लोग उनको पढ़ रहे थे। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचारों पर लोकप्रिय साहित्य को जगह पनपने लगी थी। यानी कि लोग अब स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि कैसे ये चीजें आपकी आम रूप में आपका पनप कर लोगों के सामने तक पहुंच रही थी। आप इनको अच्छे से, इस वर्क को आप अच्छे से देख सकते हो, क्लियर है, और इस वर्क को समझ भी सकते हो कि ये वर्क कैसे लोगों तक पहुंच रहा था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको बात कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार गौर कर लीजिए, कुछ डाउट है आप पूछ लीजिए, फिर इसी में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब जो शेष पार्ट है इसका, दुनिया के जालिमों और हिलोगे तुम, अब इसके विषय में हम थोड़ा सा कल देखेंगे यूनिट को 4.1 को। फिलहाल आज हम इतने पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि एक बार अगर
किसी का कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है इसमें, तो आप मुझसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।